नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सेकंड पेपर है आपका बच शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। ये प्रश्न पत्र 70 नंबर का होगा। इसकी समय सीमा 3 घंटे की होगी। इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 28 नंबर। अगर आप इससे कम लाते हो तो आपकी सीधा लगेगा पेपर में बैक और आपका गोलमाल हो जाएगा। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ के जाएंगे। और ये अपना जो दूसरा नंबर का पेपर लगता है फर्स्ट ईयर में, शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, ये इसका पहला गैस मॉडल पेपर आपको प्रदान किया जा रहा है। तो पूरा क्लास को अंत तक देखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सब बच्चों तक अपने इस कोर्स को अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे, जिन जिन बच्चों ने पहले से ज्वाइन कर रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा सीधे, जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर एक दो प्रश्न बाहर चले जाते हैं वो एक अलग चीज़ है, पर आपको आपके लिए 80% क्रॉस मैं करवा दूंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आपको सिर्फ ये पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, एमाइल जो पुस्तक है साथियों, एमाइल शब्द भी मिल सकता है या ईमाइल मिल सकता है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये एमाइल जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? काफ़ी बार एग्जाम में ये रीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया आपका रूसो। ईमाइल जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? रूसो साहब हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट नामक जो संप्रदाय है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट नामक संप्रदाय मार्टिन लूथर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, रामकृष्ण मिशन को हम बेलूर मठ के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना साथियों स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी, बेलूर नामक स्थान पर, जिसको हम रामकृष्ण मिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामूहिक शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो मकारेंका ने किया था। ध्यान रखेंगे, मकारेंको, इन्होंने समूह शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, बिना शिक्षा बोझ के, यानी बिना बोझ के शिक्षा, बच्चों को थैला बस्ता ले जाने की आवश्यकता नहीं है स्कूलों में शनिवार के दिन। तो बिना बोझ की जो शिक्षा होती है, इसकी समिति कब बनाई गई थी साथियों? ये 1993 में बनाई गई थी। ध्यान रखेंगे इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां, ज्ञान को परखने की कसौटियां कौन कौन सी हैं? तो ज्ञान को परखने की कसौटियां मैं आपको 5 बता रहा हूं। पहली है निश्चितता, दूसरी है स्पष्टता, तीसरी है अबाधितता, चौथी है नवीनता, और 5वीं है क्रिया साफल्य। ये मैंने आपको शॉर्ट में क्वेश्चन बताया, छोटा। ये प्रश्न आपसे बड़ा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको निबंधात्मक प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तो आपको फिर इनके बारे में पूरा विस्तार से याद करना पड़ेगा, जो आपकी सीरीज में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने रिपब्लिक, अब इस रिपब्लिक पुस्तक में शिक्षा के कौन कौन से स्तर बताए? प्रश्न पहला बना कि रिपब्लिक पुस्तक के राइटर कौन है? तो आपको आंसर याद रखना है, प्लेटो। कौन है? प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक के राइटर हैं। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में कौन कौन से 2 स्तर बताए शिक्षा के? तो ध्यान रखना, पहला स्तर था प्राथमिक शिक्षा और दूसरा स्तर था उच्च स्तरीय शिक्षा का। ओके मेरे भाई, याद रखना ये चीज़ें। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, विवेकानंद ने किन शैक्षणिक गुणों पर बल दिया था? 8वां क्वेश्चन, विवेकानंद ने मानव मात्र की एकता, समता आधारित मूल्य, सहिष्णुता, आत्म अनुशासन, संयम, कर्म पर बल जैसे शैक्षणिक गुणों पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, इवान इलिच के अनुसार एक अच्छी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या होने चाहिए? बताओ भाई। तो इसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य देखो, अच्छी शिक्षा के क्या क्या पर्पज हैं। पहला है समाज शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा है ज्ञान हस्तांतरण का उद्देश्य, तीसरा है स्वतंत्रता का उद्देश्य, और चौथा है संस्कृति के विकास का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 10वां है, विलियम किलपैट्रिक के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो हमारी प्रायोजना विधि है, आप शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे साथियों रीट में, प्रायोजना विधि
या प्रोजेक्ट जो मेथड है उसके जनक कौन है? विलियम किलपैट्रिक साहब है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात करें कि जो हमारी प्रायोजना जो शब्द है या जो प्रोजेक्ट शब्द है, सबसे पहले किसने उपयोग किया था इस शब्द का? तो ध्यान रखना, रिचर्डसन ने किया था। किसने किया था? रिचर्डसन ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और इसके जनक कौन है इस विधि के? किलपैट्रिक। तो इस किलपैट्रिक के अनुसार सीखने का जो सर्वोत्तम मार्ग वो है कि बच्चे को करके सीखने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान हमारा स्थायी होता है, और बच्चा स्वतंत्र रूप से स्वगति से सीखने पर अधिक बल दिया था। इन्होंने कहा था एक प्रोजेक्ट जो मेथड है इसमें बताया था लर्निंग बाय डूइंग। ध्यान से सुनो आप लोग, लर्निंग बाय डूइंग, इस पर बल दिया था, नहीं करके सीखने की प्रणाली पर ज़्यादातर बल दिया था। बच्चे स्वयं करके सीखें, खुद प्रयोग करके सीखेंगे तो वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा। समझ में आया? अगला हमारा क्वेश्चन है 11वां, ज्ञान एवं शिक्षक एक दूसरे के किस तरीके से पूरक हैं? समझाइए, बताइए भाई क्यों एक दूसरे के पूरक है, कैसे हैं? ठीक है, चलिए, ज्ञान एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान के बिना शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती तथा शिक्षा के बिना ज्ञान अधूरा है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव मन, चेतना एवं ज्ञान का या आत्मा का उत्तम और सर्वोत्तम विकास होता है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है जो सीरीज में से आपको पढ़ने हैं। प्रायोजनावाद के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? इस प्रश्न को आप लोग निशान लगा लीजिए, अपनी सीरीज में पढ़ना है भाई ये वाला। अब देखेंगे जो अथवा में मैं आपको प्रश्न बताऊंगा वो प्रश्न आपको पढ़ के जाना होगा। ईसाई शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या योगदान है? 12वां क्वेश्चन है ये। तो ईसाई परंपरा और शिक्षा एक दूसरे के साथ वर्षों से संबंधित रहे हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कई विचार बाइबिल की शिक्षा का परिणाम है। बाइबिल क्या है साथियों? ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। बाइबिल में प्राप्त यीशु के विचार और प्रारंभिक चर्च के विचार के अनुसार शिक्षा मस्तिष्क की कसरत मात्र ही नहीं अपितु मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। यीशु के अनुसार सच्ची शिक्षा मनुष्य को परमेश्वर एवं अन्य जीवों के साथ जोड़ती है। मसीही परंपरा यानी ईसाई परंपरा के अनुसार शिक्षा के विषय में यह परिप्रेक्ष्य हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होता है। 12वें क्वेश्चन में अथवा में आपको याद रखना है कॉमिनियस ने किन पाठशालाओं का उल्लेख किया है? इंपॉर्टेंट है भाई। कॉमिनियस जो हमारे इतिहासकार थे, मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किन पाठशालाओं का उल्लेख किया है? अपने विचार लिखने हैं आपको और ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 13वां है शिक्षा एक उपकरण तथा हथियार की तरह है। अम्बेडकर का ऐसा कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? बताइए साथियों। अम्बेडकर का दर्शन शास्त्र आपको याद करना है। ये अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा सभ्यता एवं संस्कृति का मापक है। पहले तो ये कथन याद रखना, शिक्षा सभ्यता और संस्कृति का मापक है। ये कथन किसका है? अम्बेडकर का। अम्बेडकर के अनुसार विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना 3 रूपों के, 3 रूप कौन कौन से हैं? शिक्षा, लेखन और बुद्धि। इन तीनों रूपों के बिना कोई भी बच्चा पूर्ण नहीं होता, बल्कि वह एक सफल जीवन भी नहीं जी सकता। शिक्षा व्यक्ति की भौतिक शक्तियों को विकसित करती है। वे मानते थे कि व्यक्ति अपने को पहचानने की कोशिश करे और स्वयं शक्ति अर्जित करके अपने अस्तित्व को कायम करे। ये विचार थे शिक्षा के दर्शन में बाबा साहब अम्बेडकर के। अथवा में आपको याद रखना है क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का उल्लेख कीजिए। ये आपको सीरीज में से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय समाज का लघु रूप है। जॉन डीवी के इस कथन का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक लघु समाज है क्योंकि वह बालक को सामाजिक वातावरण देता है तथा बालक का सामाजिक विकास करने में भी सहायक है। जॉन डीवी का मत है कि विद्यालय वर्तमान जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए
और यह तभी संभव है जब बालक स्वयं एवं सहज क्रियाओं के माध्यम से व्यवहार करे। वस्तुतः विद्यालय को समाज का सरल और लघु रूप मान करके बालक के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। अथवा में आपको याद रखना है क्वेश्चन फिर से, प्रयोजनवादी पाठ्यचर्या के सिद्धांत लिखिए। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आते हैं। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का क्या महत्व है? पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो देखेंगे महत्व हम पढ़ेंगे। पहला महत्व है, देखिए, दिन प्रतिदिन नई नई खोजें हो रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए पाठ्यचर्या का मूल्यांकन कर उसमें नई सामग्री को स्थान दिया जाता है। सेकंड महत्व देखेंगे, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन कर उसमें अप्रचलित भाग को निकाला जा सकता है क्योंकि उनका उपयोग पुराना हो जाता है। तीसरा महत्व है, पाठ्यचर्या को अधिक उपयोगी बनाने के लिए भी इसका मूल्यांकन किया जाता है। चौथा है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसको छात्रों के द्वारा कहाँ तक ग्रहण किया जाता है। तो ये हो गया अपना पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का महत्व। अगला क्वेश्चन अथवा में आपको याद रखना है, पाठ्यचर्या के विभिन्न सोपानों का उल्लेख कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या के विभिन्न जो सोपान है या चरण है या स्टेप है, आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 16, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताओ भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना, ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना, बच्चों की व्यक्तिगत एवं विशेष ज़रूरतों का पता लगाना। नंबर 4, अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना, बच्चों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय कर पाना व दूर करना, व्याप्त भय को दूर करना, उन्हें स्वयं आकलन हेतु प्रोत्साहित करना। और पांचवा जो उद्देश्य है सीसी का, सृजनशीलता को बढ़ावा देना। अगला हमारा अथवा में क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बौद्ध काल में शिक्षा का क्या स्वरूप था? बौद्धकालीन शिक्षा का स्वरूप आपको बताना है भाई। तो देखेंगे, पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभक्त किया गया था उस समय पर, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। किसमें? बौद्धकालीन शिक्षा में। प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ना लिखना, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, ज्योतिष विद्या, व्याकरण विद्या, गणित जैसे विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। किसमें? बौद्ध शिक्षा दर्शन में। उच्च शिक्षा में गणन विद्या, औषधि विद्या, खगोलीय विद्या, विधि शास्त्र, प्रशासन, राज व्यवस्था आदि विषयों की जानकारी या शिक्षा दी जाती थी। साथ उन्हें उच्च शिक्षा में कातने बुनने सिलाई की शिक्षा का साक्ष्य भी मिलता है। इस युग में आयुर्वेद व शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद और जो शल्य चिकित्सा थी, ऑपरेशन साइंस जो था, ऑपरेशन विज्ञान की पर्याप्त उन्नति हुई। डॉक्टर जीवक एक प्रसिद्ध चिकित्सक व शल्य विद्या विशेषज्ञ थे। कौन थे? डॉक्टर जीवक कुमार। अब आपको ध्यान रखना है, इस भारत के प्रथम शल्य चिकित्सक शास्त्री कौन थे? तो वो थे अपने सुश्रुत, जिसने सुश्रुत संहिता लिखी थी साथियों, है ना। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा वेद था जिसके अंतर्गत शल्य चिकित्सा पर बल दिया गया था। शल्य चिकित्सा के बारे में या चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी गई थी, कमेंट करके बताएंगे। वो 4 वेद थे, उन 4 वेद में से कौन सा एक वेद था जिसमें शल्य चिकित्सा की जानकारी दी गई थी? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बनारस, सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदनपुर और मिथिला उस समय के ये शिक्षा के केंद्र थे। उस समय पर बहुत बड़े बड़े ये विद्यालय माने जाते थे साथियों, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार के अंदर है, तक्षशिला बिहार में है। तो बिहार शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा था किसी टाइम पर। आगे बात करते हैं अथवा में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वेदों का अध्ययन वह प्रासंगिकता रखता है, स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन ये यही है,
आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वेदों का क्या महत्व है, ठीक है, या वेदों का शिक्षा दर्शन वर्तमान आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या महत्व रखता है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसका आंसर जरूर पढ़ के जाएंगे सीरीज में से। अगला क्वेश्चन है 18वां, क्या मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए गांधी जी के विचार से आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर क्या होगा देखिए, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए से हम उनके तर्क से पूरी तरह सहमत हैं। गांधी जी मातृभाषा को शिक्षा की नींव मानते थे। उनके अनुसार मातृभाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी को अपने देश के विचारों, भावनाओं और आकांक्षाओं की बहुत बड़ी विरासत हासिल की है। गांधी जी का यह कथन है कि विद्यार्थी विद्यालय के शुरुआती वर्षों में अपनी मातृभाषा में ही अपनी बात को ज़्यादा स्पष्टता से याद रख सकता है। उपरोक्त तथ्य शिक्षा के नवीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रति अनुकूल है, इसलिए गांधी जी के उपरोक्त विचारधारा से हम पूर्णतः सहमत हैं। गांधी जी की जो विचारधारा थी ना साथियों, वो हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति पर आधारित थी, बेसिक शिक्षा पद्धति पर आधारित थी। यानी कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको व्यावहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और हस्तशिल्प ज्ञान भी देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां में, देखेंगे साथियों, क्या गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में प्रासंगिक है? अगर प्रासंगिक है तो स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखे जाएंगे। 19वां प्रश्न है, मकारेंको के द्वारा प्रतिपादित समूह आधारित शिक्षा का वर्णन करते हुए शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो देखेंगे, मकारेंका ने समूह शिक्षा की अवधारणा उत्पत्ति की थी। समूह शिक्षा की अवधारणा किसने दी? मकारेंका ने। संग्रहित शिक्षा के अनुसार विद्यालय, समाज, विभिन्न संस्थाएं, इन सब की संरचना, स्वरूप, परंपराएं एवं तरीके इस प्रकार के हो कि सभी एक साथ शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इसके अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित, निदानात्मक व बच्चों के प्रति उचित मार्गदर्शन देने वाली होनी चाहिए। बच्चे तथ्यों तथा आंकड़ों को रटने के बजाय जो कुछ भी सीखे वह सब सामाजिक परिस्थितियों में सिखाया जाना चाहिए। सामाजिक परिस्थितियां ही उनके जीवन का आधार स्तंभ हो। मकारेंका के अनुसार शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिए। कौन कौन से? कि सामाजिक नागरिकता का विकास करना, स्वतंत्रता की भावना का विकास करना और नैतिकता की भावना का विकास करना। ये मकारेंका की शिक्षा जो शास्त्र थी या शिक्षा का दर्शन था उसके उद्देश्य है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, शिक्षा का शिक्षार्थी व अनुशासन के संबंध में जॉन डेवी के क्या विचार थे? अथवा में आपको ये क्वेश्चन याद रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम 20वें क्वेश्चन पर, मूल्यांकन व आकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 2 अंतर आपको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, मूल्यांकन और आकलन क्या है? मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है, जबकि आकलन एक संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया है। दूसरा अंतर है, मूल्यांकन पाठ्यक्रम की समाप्ति होने पर किया जाता है, जबकि आकलन संपूर्ण पाठ्यक्रम की अकादमिक अवधि के दौरान बीच बीच में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बालक के विकास में क्या उपयोगिता है? नोट कीजिए क्वेश्चन को भाई, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21वां। अब हम निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ आते हैं। शिक्षा एवं दर्शन एक दूसरे के संबंधित हैं, कैसे समझाइए? क्या संबंध है शिक्षा और दर्शन में? आंसर देखिएगा इसका। शिक्षा एवं दर्शन का संबंध अभिन्न और अविच्छिन्न है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रॉस ने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा जीवन का क्रियात्मक पक्ष है और दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है। ये बात किसने कही थी? रॉस ने कही थी। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यवस्था तथा संगठन और शिक्षण विधियों का विकास समझने के लिए दार्शनिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तभी तो फिशे ने कहा है, फिशे एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता और स्पष्टता को हम प्राप्त नहीं कर सकते।
शिक्षा दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा मानव जीवन के विकास का साधन है। परिस्थितियों के निर्माण में शिक्षा का विशेष हाथ है, यानी कि हाथ का मतलब योगदान। दर्शन लक्ष्य का निर्माण करता है और शिक्षा इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में काम करती है। शिक्षा के दर्शन में भूमिका को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नंबर 1 पर है मार्गदर्शन करना। दर्शन शिक्षकों एवं विद्यालयों को यह बतलाता है कि किन किन सिद्धांतों, विचारों तथा उपागमों से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार दर्शन उनका मार्गदर्शन करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है राजनीति को प्रभावित करना। प्रत्येक दर्शन राजनीति को प्रभावित करता है और राजनीति शिक्षा को प्रभावित करती है। उद्देश्य निर्धारण में भूमिका। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में शिक्षा के दर्शन की महती यानी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, भूमिका है। जर्मन दार्शनिक फिक्टे के मान्यता अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता। यह प्रासंगिक है। उपरोक्त विचारों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि दर्शन के ज्ञान के बिना शिक्षा के लक्ष्यों को न तो समझा जा सकता और न ही उन्हें वास्तविक रूप से प्राप्त किया जा सकता। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, ज्ञान को परखने की कसौटियाँ कौन कौन सी हैं, ये मैंने इसी पेपर में जस्ट ऊपर बताया है। उदाहरण सही समझाइए। जो आपको 5 कसौटियाँ मैंने बताई थी उनका निबंधात्मक प्रश्न बना दिया मैंने, तो ये भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 22वां है, उपनिषदों की शिक्षण प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख कीजिए। बताओ भाई, उपनिषदों की शिक्षण प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख है। क्वेश्चन का आंसर देखिए आप। उपनिषदों की शिक्षा प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और लक्ष्य उन्मुखी थी। इसमें परा तथा अपरा विद्या की प्रक्रियाएं शामिल थी। अपरा विद्या के अंदर क्या होता था? विषयों का निरीक्षण, सिद्धांतों का परीक्षण और उनसे उत्पन्न निष्कर्षों की परीक्षा महत्वपूर्ण पक्ष में थे। जबकि परा विद्या के अंतर्गत ध्यान योग, तपस्या एवं संयम की प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाया जाता था। ज्ञानार्जन करने की संपूर्ण प्रक्रिया में निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती थी। अब कौन कौन सी विधियां हैं एक बार देखेंगे। पहली विधि है हमारी संवाद विधि। उपनिषदों की ज्ञान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण लक्षण संवाद करना है। संवाद के स्वर सरल एवं काव्यमयी होते थे। इसमें परस्पर संवाद के द्वारा वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है। दूसरी विधि थी विश्लेषण विधि। किसी भी समस्या को अंग प्रत्ययों में विभाजित करना विश्लेषण विधि का काम था। अनुभव, तर्क, बुद्धि इसके महत्वपूर्ण आधार हैं। इस प्रक्रिया में समस्या सरल से जटिल की ओर बढ़ते हुए सोपानों से गुजरती है। तीसरी विधि है सूत्र विधि। यह एक संक्षिप्त विधि है। इस विधि के द्वारा बीज रूप से सत्य का निरूपण किया जाता है। चौथी विधि है प्रतीकात्मक विधि। इस विधि में किसी भी वस्तु के स्वरूप को प्रतीकों के माध्यम से समझने व समझाने का प्रयास किया जाता है। पांचवी विधि है उपमान विधि। इस विधि के द्वारा उपमा देकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला अथवा में क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्लेटो के शिक्षा स्वरूप के स्तरों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगले अथवा में क्वेश्चन बता दिया, तो 23वें क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अरविंद घोष के शैक्षिक दर्शन की क्या विशेषताएं थी? अरविंद ने स्वयं का शैक्षिक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उपयुक्त था। अरविंद के अनुसार सच्ची शिक्षा केवल अध्यात्म की नहीं बल्कि तार्किक, शारीरिक व जीवन उपयोगी होनी चाहिए। इसे ही अरविंद ने समग्र शिक्षा कहा है। अरविंद का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक साधना और योग पर आधारित है। उनका विश्वास है कि इस प्रकार की शिक्षा से ही मानव का चहुमुखी विकास किया जा सकता है।
उनके अनुसार अंतःकरण से उत्पन्न ज्ञान ही शिक्षा का प्रमुख ज्ञान है। उन्होंने अंतःकरण के 4 स्तर बताए। इन चारों ही स्तरों को नाम याद रखना साथियों, छोटे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है चित्त, दूसरा है मानस, तीसरा है बुद्धि और चौथा है ज्ञान। अरविंद ने शिक्षा को अति व्यापक और गतिशील रूप दिया। उन्होंने शिक्षा से संबंधित ज्ञान का संग्रह करके नहीं रखा, बल्कि उसका प्रसार किया। उनका कहना है कि यदि हम सूचना और विचारों को संग्रहित करते हैं तो वह शिक्षा कुंठित हो जाएगी। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। अब अरविंद घोष की शिक्षण विधि कौन सी है देखेंगे। अरविंद घोष शिक्षण की क्रमिक विधि के पक्ष में थे। ध्यान रखना, कौन सी विधि अपनाते थे? क्रमिक विधि अपनाते थे। इस विधि में विद्यार्थी को एक समय में अनेक विषयों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। उसे एक समय में 1 या 2 विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। जब उसे 1 या 2 विषयों का ज्ञान हो जाता है तो फिर उसे दूसरे अन्य विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे जैसे विषय का ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे ही अन्य विषयों की शिक्षा से उसे अवगत कराया जाता है। इसे ही शिक्षण की क्रमिक विधि कहा जाता है। अरविंद ने इस विधि को निम्न सिद्धांतों पर आधारित किया। वो सिद्धांत आपको याद रखने हैं। पहला है करके सीखने का सिद्धांत, दूसरा है विद्यार्थियों का सहयोग, तीसरा है विद्यार्थियों की स्वतंत्रता, चौथा है प्रेम और सहानुभूति का प्रदर्शन, पांचवा है विद्यार्थियों की रुचियों का अध्ययन, छठवां है शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में, और सातवां है विषयों की प्रकृति के अनुसार शक्तियों का प्रयोग। आठवां में आपको क्वेश्चन याद रखना है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या होने चाहिए? नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आते हैं 24 क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्यचर्या के प्रमुख पहलुओं का वर्णन कीजिए। पहला पहलू आपको ध्यान रखना है, पाठ्यचर्या सदैव नियोजित होती है। इसमें निहित क्रियाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार जल्दबाजी में विकसित नहीं किया जा सकता। सेकंड है, पाठ्यचर्या के आधार होते हैं सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्रदत्त विषय का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। इस प्रकार पाठ्यचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित करती है या निर्मित होती है। पाठ्यचर्या के लक्ष्य उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं। ये उद्देश्य ही साध्य होते हैं। अतः स्वीकृत पाठ्यचर्या लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। नंबर 4, पाठ्यचर्या अध्यापक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण को नियोजित करने में सहायक होती है। अध्यापकों से अपेक्षित है कि समाज में सक्रिय सामाजिक शक्तियाँ मानव विकास के विविध आस्थाओं तथा उनसे प्रत्येक की विशिष्टताओं को समझें। 5वां इनका उद्देश्य है, अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों को नियोजित करता है, फिर भी अपने अधिगम अनुभवों और अपनी सहभागिता के स्तर और गुणवत्ता के कारण उसमें भिन्नता दिखाई देती है। 6वां है, प्रत्येक अध्येता की अपनी वास्तविक पाठ्यचर्या के अस्तित्व के परिणाम स्वरूप निर्दिष्ट पाठ्यचर्या तथा क्रियान्वित पाठ्यचर्या के बीच पाए जाने वाले अंतर के कारण अध्यापक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है साथियों, पाठ्यचर्या की परिभाषा देते हुए इसकी अवधारणा को व्यक्त करें तथा इसके आधारों की व्याख्या कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। हमारा 25वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का। मापन, मूल्यांकन व आकलन में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले बात करेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम समाप्ति पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाया जाता है या ज्ञात की जाती है। मूल्यांकन का उद्देश्य है मूल्य निर्णयन करना। क्या उद्देश्य है? मूल्यों का निर्णयन करना। इसकी अवधि कब होती है? यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है।
पाठ्यक्रम जब समाप्त हो जाता है तब आपका मूल्यांकन किया जाएगा। मापन देखिए, मापन का अर्थ, मापन भी आकलन व मूल्यांकन की तरह ही एक तकनीकी है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। मापन का उद्देश्य है मापन आकलन की व मूल्यांकन की एक तकनीकी है। इसकी अवधि जो है साथियों, यह कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है। यह या तो मापन जो होता है साथियों या तो कभी कभी किया जाता है, ध्यान रखना। आकलन की बात करें तो आकलन क्या है? आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? निदानात्मक होना। निदानात्मक मतलब निदान किया जाता है किसी समस्या का आकलन के अंदर। और इसकी अवधि की बात करें तो यह संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी भी, कहीं भी और कहीं पर भी कैसे भी किया जा सकता है, तो वो आकलन है। बीच बीच के पाठ्यक्रम में भी किया जा सकता है। ये आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। आकलन के विभिन्न चरणों का वर्णन करें तथा उसकी विभिन्न विधियों के नाम लिखिए जिनका हम आकलन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अथवा में याद रखना है। तो ये आपका होता है मॉडल पेपर पहला, शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या वाले का। इसमें आपको चाहिए 28 नंबर पास होने के लिए। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ, 70 में से आपके 50 क्वेश्चन का मैटर आपको मैं फंसा दूंगा पेपर में। ये बात ध्यान रखना। आपको 3 मॉडल पेपर दे रहा हूँ मैं हर पेपर के, ठीक है। तो आपके टोटल 30 हो जाते हैं। इन 30 में से आपके, ध्यान रखना, आप जितना पढ़ सको मैक्सिमम पढ़ लीजिएगा। इसी में आपका उद्धार है। थैंक यू सो मच।